हेलो एवरीवन। यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे G20। G20 इस समय इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर सारे G20 के मेंबर कंट्रीज़ को ये लेटर लिखे हैं कि अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल किया जाए, अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया जाए। अब अफ्रीकन यूनियन जो है वो 55 अफ्रीकन कंट्री का एक यूनियन है, जिससे कि इसमें शामिल करने के लिए भारत जो है वो एडवोकेट कर रहा है, एडवोकेसी कर रहा है, भारत इसकी वकालत कर रहा है। अब इससे इंडिया को क्या फ़ायदा है, क्यों इसको अफ्रीकन यूनियन को इंडिया क्यों G20 में लाना चाहता है, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे। G20 का भी इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, इंडिया इसके पास या चेयरमैनशिप है, तो इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होने वाला है, ये सारा कुछ हम लोग अभी देखेंगे। G20 में कितने मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, कौन कौन मेंबर कंट्रीज़ हैं, G20 का इस बार इंडिया जब इसका प्रेसिडेंसी कर रहा है तो इसका थीम क्या है और इसका लोगो क्या है, ये सारा कुछ हम लोग डिटेल में देखेंगे G20 के बारे में। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं G20, इसका डिटेल में देखना स्टार्ट करते हैं। तो G20 का अगर हम थीम का बात करें तो हमारे जो G20 का थीम है वो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। मीन्स जो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है, वर्ल्ड जो है वो एक बिगर फैमिली है, पूरा दुनिया जो है एक बड़ा परिवार है और हम इस परिवार के सदस्य हैं। पूरा दुनिया जो है वो इस परिवार का एक सदस्य है, एक्सटेंडेड फैमिली का एक सदस्य है। तो यही इंडिया का इस बार का थीम है, वसुधैव कुटुंबकम। और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो मोदी जी का एक प्रोग्राम जो बोले थे, लाइफ फॉर इन्वायरमेंट, तो इससे रिलेटेड ये है कि हमारा जो अर्थ है वो एक है, हम लोग पूरे इसके एक फैमिली हैं और हम सबको मिलकर अपना फ्यूचर को सिक्योर करना है। यानी कि ये मेनली क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए ये रखा गया है इस थीम को, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। ये इस बार का लोगो है G20 का। और ये इंडिया का जो अभी अमृत काल वर्ष में जो हम लोग प्रवेश किए हैं, अमृत काल यानी कि 75 ईयर्स टू 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इस फेज में हम लोग इंटर किए हैं, इसका सेलिब्रेशन। और इसीलिए G20 को 2023 में इंडिया अपना प्रेसिडेंसी रखा था। ठीक है, तो ये सारा कुछ G20 में है। अब हम लोग देखते हैं G20 में कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। और G20 में एक्चुअली में जो कंट्रीज होते हैं वो सारे कंट्रीज़ का अलग अलग ग्रुपिंग होता है और प्रेसिडेंसी जो है वो ग्रुपिंग में ट्रांसफ़र होता है। जैसे अगर हम बात करें तो इससे पहले जो प्रेसिडेंसी किसके पास था, इंडोनेशिया के पास, यानी कि ग्रुप 5 के पास प्रेसिडेंसी था। अब ग्रुप 5 से किसके पास आ गया है, ग्रुप 2 के पास, यानी कि इंडिया के पास। अगर इंडोनेशिया से पहले हम बात करें तो उससे पहले प्रेसिडेंसी किसके पास था, इटली के पास, यानी कि ग्रुप 4 के पास। और इसके बाद अगर हम बात करें कि किसके पास प्रेसिडेंसी जाएगा तो वो ब्राज़ील के पास, यानी कि 2024 में G20 का प्रेसिडेंसी किसके पास रहेगा, ब्राज़ील के पास। तो ग्रुप 2 से कहाँ चला गया, ग्रुप 3 में। और इसके बाद फिर कहाँ जाएगा, ये ग्रुप 1 में, जो कि शायद इसके बाद सऊदी अरबिया के पास इसका प्रेसिडेंसी जाएगा। तो इस तरह से ग्रुप वाइज ये प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट होते रहता है और उस ग्रुप के किसी कंट्री को इसका प्रेसिडेंसी दिया जाता है। G20 में अगर देखें तो टोटल कितने, 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, ये इसके मेंबर हैं। 19 कंट्री हैं और एक यूरोपियन यूनियन जो है वो टोटल मेंबर है। और इस बार भारत जो है वो अफ्रीकन यूनियन को इसमें शामिल करने के लिए एडवोकेसी कर रहा है। क्यों, क्योंकि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का अगर हम बात करें तो इतना बड़ा कॉन्टिनेंट होकर भी इसका सिर्फ एक कंट्री G20 का मेंबर है, वो कौन सा, साउथ अफ्रीका। और इसका एक भी कंट्री G20 को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यानी कि अगर देखा जाए तो टोटल पॉपुलेशन का मात्र 4% G20 में रिप्रेजेंट करता है अफ्रीका का। तो और अफ्रीकन यूनियन में लगभग 55 कंट्रीज हैं। तो अगर ये रिप्रेजेंट करा तो ऑटोमेटिकली G20 में 55 कंट्री को रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। जैसे यूरोपियन यूनियन से ऑटोमेटिकली इसके जितने जो 27 कंट्रीज हैं या 28 कंट्रीज हैं, इसके रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे आ जाता है। तो इसी को प्रयास किया जा रहा है। अगर हम इस बार का बात करें तो इस बार जब भी प्रेसिडेंसी कंट्री होते हैं, जो कंट्री के पास चेयरमैनशिप रहता है, उस कंट्री को ये परमिशन मिलता है कि वो अपने हिसाब से कंट्रीज को, गेस्ट को इनवाइट कर सकता है। तो अगर हम इस बार का गेस्ट कंट्रीज का बात करें तो कुछ
रीजनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, आईएलओ, एफएसबी, ओईसीडी, ये और भी बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को तो बुलाया ही गया है। साथ ही बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन एंड यूएई, ये सबको यहाँ पे इनवाइट किया गया है एज ए गेस्ट कंट्री। इंडिया जो है वो इन लोग को गेस्ट कंट्री की तरह इनवाइट किया। इसमें स्पेन जो है वो ओनली क्या है, परमानेंट इनवाइटी है। स्पेन परमानेंट इनवाइटी है, इसे हर G20 मीटिंग में इनवाइट किया जाता है और मोस्टली सेम कंडीशन सिंगापुर के साथ भी है। सिंगापुर को भी लगभग हर G20 मीट में इनवाइट किया जाता है। तो इंडिया की तरफ से ये सारे कंट्री को, बांग्लादेश को, इजिप्ट को, मॉरिशस को, नीदरलैंड को, नाइजीरिया को, ओमान को, सिंगापुर को, स्पेन को और यूएई को इनविटेशन भेजा गया है कि आप G20 में इनवाइटेड हो, आप G20 में आकर आप पार्टिसिपेट करोगे एज ए गेस्ट। अगर हम ग्लोबली G20 का रिप्रेजेंटेशन देखें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन में इनका रिप्रेजेंटेशन 65% है, वर्ल्ड ट्रेड में 79% है, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी का बात करें तो 84% है और वर्ल्ड कार्बन इमिशन में 79%। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना है वर्ल्ड लेवल पे तो G20 बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। G20 इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अहम हो जाता है G20। तो इसलिए G20 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। अब हम देखें कि G20 का स्थापना कैसे हुआ था। जैसे अभी हम लोग देख रहे थे न्यूज़ में क्यों था G20, तो न्यूज़ में भी इसलिए, ऐसे तो ये पूरे साल से न्यूज़ में चल रहा है क्योंकि इंडिया में G20 का चेयरमैनशिप है और लगभग मोर देन 150 से ज़्यादा मीटिंग्स होने वाले हैं, मोस्टली लगभग 32 लोकेशंस पे, 32 या इससे भी ज़्यादा लोकेशंस पे इतने सारे मीटिंग्स होने वाले हैं। जैसे सबसे ज़्यादा न्यूज़ में कब था, जब जम्मू कश्मीर में इसका एक मीट हुआ था श्रीनगर में, तो उसमें चाइना, तुर्की और इजिप्ट पार्टी अपने डेलीगेशंस भेजने से मना कर दिए थे। क्यों? क्योंकि बोले कि वो क्या है, डिस्प्यूटेड है। तो इस तरह से ये सब कारण, लेकिन ये पूरे साल, क्योंकि हमारे देश के पास इसका प्रेसिडेंसी है, तो ये पूरे साल ये न्यूज़ में रहेगा। तो अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सारे कंट्री को क्या लिखे हैं, G20 को, अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप देने के लिए। अब देखो G20 जो है वो क्या है, कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि हर मेंबर को यस बोलना चाहिए होगा। अगर एक भी मेंबर नो बोल देता है तो वो उस चीज़ को नहीं माना जाएगा। जैसे मान लो कि अफ्रीकन यूनियन को मेंबरशिप देने का बात है, अगर कोई एक कंट्री जैसे तुर्की, सपोज करो तुर्की जो है वो मना कर दिया, बाकी 18+ यूरोपियन यूनियन अगर हाँ बोल रहे हैं और अगर तुर्की ना बोल दिया तो अफ्रीकन यूनियन को G20 में एंट्री नहीं मिलेगा। यानी कि कंसेंसस बेस्ड है, सारे कंट्री का कंसेंसस होना चाहिए तभी उसको एंट्री मिलेगा। इसीलिए सारे कंट्रीज को ये चिट्ठी लिखा गया है। यहाँ पे वोटिंग या मेजोरिटी बेस्ड डिसीजन नहीं होता है, यहाँ पे कंसेंसस बेस्ड डिसीजन लिया जाता है। अगर हम G20 का बात करें तो G20 का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था 1997-1998 में। तो G20 स्टार्टिंग में एक्चुअली में फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर का मीट होता था। यहाँ पे स्टेट हेड नहीं मिलते थे। तो इसी को बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए, जो फाइनेंशियल क्राइसिस 1997-1998 में आया था, तो उसको बेटर कोऑर्डिनेशन के लिए जो जितने जो मेजर इकोनॉमीज थे उनको ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस को ज़्यादा बेटर वे में टैकल करने के लिए G20 को बनाया गया था। इसमें कौन मीट करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स मिलते थे। लेकिन 2008 में फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया। तो जब 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो वर्ल्ड लीडर को ऐसा फील हुआ कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर को मिलने से काम नहीं चलेगा। अब टाइम आ गया है कि G20 के स्टेट हेड जो हैं वो भी इसमें मिले। तो इसीलिए इसको लीडर्स लेवल सबमिट अपग्रेड हो गया था 2008 में। और इस तरह से इसका सबसे पहला जो मीट हुआ था वो कहाँ हुआ था, वाशिंगटन DC में। G20 का पहला लीडर्स लेवल सबमिट जो था वो वाशिंगटन DC में 2008 में हुआ था। और इसके बाद हर साल ये जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेट होते रहता है। और आप ध्यान देना G20 का कोई सेक्रेटेरिएट या हेडक्वार्टर नहीं है,
जिस कंट्री के पास इसका चेयरमैनशिप जाता है, जिस कंट्री के पास इसका चेयरमैनशिप जाता है वो कंट्री सारा कुछ अरेंज करता है। जैसे अभी इंडिया के पास चेयरमैनशिप है तो सारे मीटिंग का अरेंजमेंट कौन करेगा? इंडिया करेगा। जैसे और इसके जो फाइनल जो सबमिट होगा वो कब अनाउंस हो गया होने के लिए? सितंबर में। कहाँ पे होगा? दिल्ली में, जहाँ पे सारे स्टेट के स्टेट हेड जो हैं वो आएंगे। और उसके बाद इंडिया जो है वो इसका जो चेयरमैनशिप जो है वो किसको दे देगा? ब्राज़ील को सौंप देगा। इंडिया अपना इसका चेयरमैनशिप अगले साल के लिए ब्राज़ील को उसके बाद सौंप देगा। तो ये G20 है। G20 80% ग्लोबल इकोनॉमिक आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, 75% ग्लोबल एक्सपोर्ट और 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इतना इम्पोर्टेंट G20। अगर इस G20 में अफ्रीकन यूनियन इंक्लूड हो जाता है तो ये फिर वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन और सारे लगभग बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन वाला ये ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। G20 परमानेंट बॉडी नहीं है, ये सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि G20 परमानेंट बॉडी नहीं है और इसका लीडरशिप जो है वो अपने मेंबर के बीच में ट्रांसफ़र होते रहता है। जो ग्रुपिंग जो हम दिखाए थे, हर ग्रुपिंग में ये ट्रांसफ़र होता रहता है और हर ग्रुप में 4-4 5-5 के मेंबर्स हैं, कंट्रीज हैं और वही ग्रुपिंग में होता है। जैसे यूपीएससी जो था एक बार क्वेश्चन पूछा था, उसी ग्रुपिंग के बेस्ट करके 4 कंट्रीज का नाम देगा कि कौन कौन से G20 के मेंबर हैं। तो ऐसे ही ग्रुपिंग होता है। G20 का मेजर जो इंटेंशन है, क्यों G20 बना था, G20 का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करना, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलप, क्योंकि ये बना ही है फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी के कारण। जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, चाहे वो 1997 1998 का हो या 2008 का हो, उसी के कारण ये बना ही है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन डेवलपिंग एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन में। इंटरनेशनल फोरम्स जो होते हैं जैसे मेजर फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक, ये सब इसमें इंगेज होते हैं और इन्हीं लोग का इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होता है। अब G20 समिट 2023 जो है वो कहाँ है? इंडिया में है। इंडिया इसको कर रहा है और इसमें 200 से ज़्यादा मीटिंग्स 32 प्लेसेज पे इंडिया में हो रहा है। हमारा थीम हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वसुधैव कुटुंबकम। मीन्स पूरा वर्ल्ड जो है वो एक परिवार है, यहाँ पे परिवार है। और इंडिया इसका क्या, इंडिया का विजन क्या है? इंडिया इसको बढ़ाना चाहता है। इंडिया G20 के प्रेसिडेंशिप, चेयरमैनशिप को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहता है। इसीलिए इंडिया का विजन क्या है? टू क्रिएट ए वर्ल्ड देयर इज यूनिटी एंड इक्वलिटी, जहाँ पे यूनिटी हो, इक्वलिटी हो और जो फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड जो है के बीच में जो डिस्टिंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाए। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड किसको बोलते हैं? वेस्टर्न कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको फर्स्ट वर्ल्ड बोलते हैं और थर्ड वर्ल्ड मेनली किसको बोलते हैं? जो कॉलोनियल कंट्रीज हैं, जो बाद में एक्चुअली में जो कोल्ड वार के टाइम में या कोल्ड वार से सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद और कोल्ड वार ईरा में जो भी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुआ वो सबको मेनली क्या बोलते हैं? थर्ड वर्ल्ड कंट्री। या तो हम इसको और क्या नाम से बोला जाता है? ग्लोबल साउथ, साउथ को। जैसे इंडिया जो है वो क्या चाहता है कि G20 के थ्रू वो ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभरे, ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभरे। इसीलिए ये क्या चाहता है कि AU जो है, अफ्रीकन यूनियन को इसमें मेंबरशिप मिल जाए और इससे इंडिया का जो है वो, जो अगर UNSC का बात किया जाए तो UNSC में इंडिया परमानेंट मेंबरशिप लेने के लिए जो अपना बिड कर रहा है वो इसका और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये सब को देखते हुए इंडिया एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के तहत, देखो फॉरेन पॉलिसी या फाइनेंस पॉलिसी ये शॉर्ट टर्म नहीं होते हैं, ये लॉन्ग टर्म अप्रोच में बनाया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि एक गवर्नमेंट के बदलने से हमारा फॉरेन पॉलिसी बदल जाएगा या फाइनेंस पॉलिसी। हाँ, हमारा जो अप्रोच है, फॉरेन पॉलिसी का अप्रोच होगा, फाइनेंस पॉलिसी का अप्रोच है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पॉलिसी में ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। जैसे इसका बहुत सारा आपको एग्जांपल मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें तो लुकिस्ट पॉलिसी, अगर हम देखते हैं लुकिस्ट पॉलिसी को, तो लुकिस्ट पॉलिसी बहुत पहले का पॉलिसी है। ये 90s का पॉलिसी है, मेनली 1994 में ये लाया गया था। और इसके बाद एक्टिस्ट कब आया? एक्टिस्ट आया 2014 में, यानी कि सब गवर्नमेंट इसको कैरी फॉरवर्ड की इस पॉलिसी को। तो अप्रोच डिफरेंट हो सकता है। बहुत सारा जो हमारा जो अप्रोच है वो 2014 से पहले का है, लेकिन पॉलिसी जो है वो 2014 से पहले का है, लेकिन अभी अप्रोच जो है वो चेंजेज हुआ है, मोर एग्रेसिव हो गया है। या तो इस तरह से
अप्रोच चेंज हो सकता है, अलग अलग गवर्नमेंट का अपना अपना अप्रोच होता है, अलग अलग पार्टी जो होते हैं वो अपने आइडियोलॉजीज को फॉलो करते हैं और उस आइडियोलॉजी के तहत अपने अप्रोच को दिखाते हैं और थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं, लेकिन ये एक लंबे समय के लिए चलता है। तो यही इंडिया जो है अभी अफ्रीकन यूनियन को इसमें लाने के पीछे बहुत सारा रीजन है। इंडिया अफ्रीकन यूनियन को लाएगा तो सबसे पहले ग्लोबल साउथ का एक अपना आपको क्या बोलेगा, अनडिस्प्यूटेड लीडर साबित होगा, अपने आप को एक कहेगा हम एक अनडिस्प्यूटेड लीडर हैं। दूसरा क्या है, यूएनएससी में इनका बिड स्ट्रांग हो जाएगा। तीसरा क्या है, चाइना को कन्फ्रंट करने में सबसे ज़्यादा मदद मिलेगा, क्योंकि चाइना जो है वो बहुत तेज़ी से अफ्रीकन कंट्रीज में बढ़ रहा है, वहाँ पे इंफ्रा ऐसा बिल्ड करने में बहुत तेज़ी से लगा हुआ, तो इसको भी काउंटर करने में इंडिया में ये हेल्प मिलेगा। क्योंकि क्या होगा, इससे इंडिया का जो ट्रस्ट जो है अफ्रीकन कंट्री का इंडिया पे ट्रस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा और इंडिया वहाँ पे और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये सब कर सकता है। तो ये बहुत सारे अप्रोचेज जो होते हैं उसको देखकर कोई भी फॉरेन पॉलिसी में डिसीजन लिया जाता है। तो आई होप ये सब क्लियर हो रहा होगा। तो यही इंडिया जो है कहाँ पे वर्क कर रहा है, बिल्डिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड रिफॉर्मिंग मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो हमारा क्या है कोविड के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आया। हमारा कोविड के पहले क्या था, हमारा जो अगर ग्लोबल चेन सप्लाई जो देखें वो पहले चाइना डिपेंडेंट था, लेकिन जब कोविड के टाइम में लूपहोल्स नज़र आया, कोविड के टाइम में जो चाइना जो अपना डिक्टेट किया कि हम ऐसे में नहीं करो वैसे नहीं करो, तो इसके कारण पूरे दुनिया में एक अलग तरह से सब लोग सोचा कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है उसको एक कंट्री डिपेंडेंट ना रखे, उसको मल्टीपोलर बनाया जाए। तो इसी सब कारण इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोला जाता है पोस्ट कोविड के बाद। तो इसमें इंडिया जो है वो मल्टीलेटरलिज्म के लिए नए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ को रिफॉर्म करना, जैसे इंडिया बोल रहा है आईएमएफ को रिफॉर्म करो, वर्ल्ड बैंक को रिफॉर्म करो, डब्ल्यूटीओ को रिफॉर्म करो। ये सब क्या है एक्चुअली में वेस्ट जैसे अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक का, तो वर्ल्ड बैंक में यूएस जिसको नॉमिनेट करता है वही चेयरमैन बनेगा, जिसको यूएस नॉमिनेट करेगा, जिसको यूएस प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे वही चेयरमैन बनेगा। इवन दो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इस पे यूएस के नॉमिनेटेड मेंबर ही चेयरमैन बनते हैं। जैसे इस बार अजय कुमार बंगा को कौन नॉमिनेट किया था, यूएस प्रेसिडेंट, तो वही चेयरमैन बने। तो इसको क्या हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं। इसी तरह का हाल है आईएमएफ का, इस तरह का हाल है डब्ल्यूटीओ का। तो इसीलिए इंडिया ये सब ऑर्गेनाइजेशन को क्या बोल रहा है कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो है मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। ये जो एक कंट्री बेस्ड जो ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ अब वो टाइम नहीं रहा, ये पहले वाला टाइम नहीं रहा, यही सब यहाँ पे किया जा रहा है। और अगर हम बात करें तो हमारा G20 जो प्रेसिडेंसी जो है वो किस पे आधारित है, अमृतकाल। अगर हम देखें तो अमृतकाल जो हमारा 25 साल का जो पीरियड है उसके चल रहा है, तो इसमें भी हम फ्यूचरिस्टिक इंक्लूसिव एंड प्रोस्पेरस सोसाइटी जो हमारा जो बनाना है, हमारा क्या मोटो है, क्या ऑब्जेक्टिव है, आगे हम अपने 100 साल में इंडिया कैसा होगा, ये सारा जो ऑब्जेक्टिव रखा गया वो सब यहाँ पे लेआउट जो है वो रखा जाएगा। G20 के थ्रू ये दिखाया जाए कि इंडिया अगले 25 सालों में कहाँ जाएगा, कितना डेवलपमेंट करेगा, ये सारा कुछ इसके थ्रू बताने का प्रयास किया जाएगा। ये एक तरह से इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वर्ल्ड को इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ ले जाए, क्योंकि इंडिया सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे प्रधानमंत्री पंचामृत का एक टारगेट दिए थे कि हम 2030 तक क्या करेंगे, 2030 तक 500 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी यूज करेंगे। हम टोटल रीन्यूएबल एनर्जी का 50% क्या होगा, हमारा टोटल एनर्जी का 50% हमारा रीन्यूएबल एनर्जी होगा। तो इस तरह से इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ मीन्स इंक्लूसिव में क्या होता है, चौतरफा विकास, हर तरह का विकास, किसी एक को फोकस करके नहीं, सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। और सस्टेनेबल ग्रोथ मीन्स अभी का ग्रोथ और साथ में फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ग्रोथ है सबको, इंडिया इसके पीछे यहाँ पे जा रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जो थे वो क्या बोले थे कि G20 में हमारा एजेंडा क्या होगा, इंक्लूसिव, एम्बिशियस, एक्शन ओरिएंटेड एंड डिसिसिव। मीन्स सब लोग इंक्लूसिव सबका देखेंगे, हमारा क्या एम्बिशंस हैं, और एक्शन ओरिएंटेड और डिसीजन मेकिंग वाला होगा। इंडिया सक्सेस एंड एक्सपीरियंस आर क्रिटिकल टू टेलरिंग ग्लोबल सॉल्यूशन। इंडिया का सक्सेस, इंडिया का एक्सपीरियंस जो है वो ग्लोबल सॉल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। अभी इंडिया का डेवलपमेंट जो है ये बहुत क्रिटिकल हो गया। ये और क्या बोले थे
कि हम लोग क्या इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ हमारा फोकस रहेगा। डिजिटल इंफ्रा का इंडिया लीडर बना हुआ है, जैसे कि हम लोग डिजिटल पेमेंट, डिजिटल इंडिया, और फिर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम जो हमारा जो है उस सबको स्ट्रेंथ करने पे इंडिया का फोकस होगा। इसके थ्रू इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के थ्रू ये सबको भुनाना चाहता है। अगर इंडिया G20 समिट के लिए अपना कुछ प्रायोरिटीज रखा है, ये प्रायोरिटीज क्या क्या रखा है? ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। मीन्स पूरी तरह से इन्वायरमेंट को, वेस्ट क्लाइमेट जो है हमारा, इसको सुधारने के लिए ग्रीन डेवलपमेंट। उसके बाद क्या है? एक्सेलरेटेड एक्सक्लूसिव एंड रेजिलियंट ग्रोथ, मीन्स सबका ग्रोथ, तेजी से आगे बढ़ना, सबको लेकर साथ में चलना, ये सारा कुछ। एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, जो हमारे जो 7 SDGs हैं इसको ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना और इसको मीन्स पूरा करने का प्रयास करना। टेक्नोलॉजी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना, डिजिटली कनेक्ट करना, जैसे इंडिया अभी डिजिटली सब कुछ कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, इंडिया बोल रहा है कि जो हमारे पुराने इंस्टीट्यूशन जो हैं वो जिसको कि ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, वो अब पुराने पड़ गए, उनमें बहुत ज़्यादा रिफॉर्म की ज़रूरत है। अब कोई भी चीज़ US सेंट्रिक नहीं है, यूनिलेटरल नहीं है। यूनिलेटरल या बाईलेटरल का ज़माना अब ख़त्म हो गया, अभी क्या आ गया है? मल्टीलेटरल। देखो कोल्ड वार के टाइम में क्या था? बाईलेटरल, यानी कि एक पावर सेंटर ऑफ पावर कहाँ था? US के पास, और दूसरा सेंटर ऑफ पावर किसके पास था? USSR के पास। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी मल्टीलेटरल हो गया है, यानी कि सेंटर ऑफ पावर अलग अलग जगह पे बट गए हैं। रीजनलिज्म अब आ गया है। अभी क्या आ गया है? रीजनलिज्म। तो इसीलिए जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस को की ज़रूरत है, मल्टीलेटरल या बाईलेटरल या यूनिलेटरल, कोई एक कंट्री बेस्ड इंस्टीट्यूशंस नहीं, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन, सारे सबको ध्यान में रखते हुए, यानी कि कंसेंसस बेस्ड हो या वोटिंग मेजोरिटी बेस्ड हो, वोटिंग बेस्ड हो, ऐसा आना चाहिए। ये सारे पे फोकस करने का बात कहा गया। और अगला क्या है? वुमेन लीड डेवलपमेंट, यानी कि जेंडर इक्वलिटी का बात किया है इंडिया के। ये सारा कुछ इंडिया अपना G20 के प्रायोरिटीज में रखा है कि हम ये सब पे फोकस करेंगे। इसके बाद लेकिन इसके लिए इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत सारा चैलेंजेस भी है हमारे पास। अभी क्या है? जैसे क्लाइमेट चेंज, अनसर्टेन क्लाइमेट, इसके कारण क्या हो गया? फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, फूड और एनर्जी इनसिक्योरिटी हमारे पास है। बहुत सारे गरीबी के नीचे जी रहे हैं। जैसे अगर हम देखें मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, तो इस समय हमें पता चलता है कि कितना ज़्यादा भूखमरी है। बहुत सारे, जैसे अगर वेस्ट एशिया का बात करें, वेस्ट एशिया, गल्फ कंट्रीज या साउथ एशिया, अफ्रीकन कंट्री, ये सब में क्या है? ये सब में फूड इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, एनर्जी इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। तो ये सब इंडिया के लिए चैलेंजेज है कि इसको कैसे कॉप अप करना है, कैसे सबको एक साथ करना है। गवर्नेंस रिफॉर्म एट IMF एंड वर्ल्ड बैंक और जो हमारा IMF है, यहाँ पे कैसे हम गवर्नेंस रिफॉर्म लाएंगे, ये सारा भी एक बहुत बड़ा इशू है। सबसे जो बड़ा चैलेंज इंडिया के लिए है जो बैलेंस करने के लिए, वो है रसिया यूक्रेन वार, कि इंडिया रसिया यूक्रेन वार को कैसे बैलेंस करता है। जैसे अगर हम रसिया यूक्रेन का, जब हम फॉरेन मिनिस्टर का मीट हुआ था, G20 फॉरेन मिनिस्टर मीट, तो इसमें कोई भी ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी नहीं हो पाया था, ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि रसिया और चाइना जो थे, रसिया और चाइना कुछ और बोल रहे थे। ये वो चाहते थे कि यूक्रेन वार जो है वो ज्वाइंट स्टेटमेंट में नहीं लाया जाए, और कुछ कंट्री जो थे वो चाहते थे कि यूक्रेन वार जो है वो ज्वाइंट स्टेटमेंट में आए और उसको कंडेम किया जाए। लेकिन ये नहीं थे, तो क्योंकि G20 क्या है? कंसेंसस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे कंसेंसस नहीं बन पाया, तो इसलिए ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आया था। अभी फिर से वर्ल्ड लीडर का मीट होने वाला है, तो मे भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है रसिया, क्योंकि इंडिया का स्टैंड जो है वो वेस्ट कंट्री से बिल्कुल अलग है। इंडिया बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में जा रहा है, वो यूक्रेन को भी सपोर्ट करता है, रसिया को भी सपोर्ट कर रहा है। तो इसमें एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। दूसरा प्रॉब्लम क्या है रसिया यूक्रेन वार से? और क्या प्रॉब्लम आ गया है कि रसिया यूक्रेन वार के कारण रसिया में जो होता है, रसिया और यूक्रेन से बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी आ गया है। इनके कारण बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत जो हमारा जो फर्टिलाइजर्स जो है वो बहुत ज़्यादा रसिया और यूक्रेन से आता है।
यहाँ से सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड डिपेंडेंट है रशिया और यूक्रेन पे फर्टिलाइजर्स के मामले में, और साथ ही वीट के मामले में यूक्रेन और रशिया पे डिपेंडेंट है। तो ये सब के कारण फूड इनसिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसको कोप अप करना इस इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसको बैलेंस करना कि कैसे इसको बैलेंस करेगा। जब वर्ल्ड समिट, जब लीडर्स लेवल का समिट होगा, सारे स्टेट हेड आए हुए होंगे, अगर उस समय ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज नहीं होता है तो ये एक बहुत बड़ा बैकड्रॉप होगा इंडिया के लिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे ज्वाइंट स्टेटमेंट उसमें जारी किया जाए। तीसरा क्या है इंडिया के लिए, चाइना का पावर प्रोजेक्शन वर्ल्ड में। चाइना कैसे टैकल कर रहा है पूरे दुनिया में, चाइना किस तेज़ी से बढ़ रहा है, ये भी बहुत बड़ा एक इशू है इंडिया के लिए, चाइना को कंटेन करना। जैसे अभी अगर हम देखें तो अभी यूएस में मोदी जी गए हुए थे, तो यूएस चाहता है इंडिया को कि एशिया में इंडिया एक लीडर बनकर उभरे जो कि चाइना को काउंटर कर सके। अब चाइना को काउंटर करना इतना आसान नहीं है इंडिया के लिए, हर तरह से, चाहे वो फाइनेंशियली हो या डिफेंस हो, तो इंडिया को इसको कंटेन करना बहुत मुश्किल हो गया। और दूसरी बात क्या है, ये चाइना का क्या है, डेप्थ ट्रैप पॉलिसी। चाइना का एक अलग तरह का पॉलिसी अपनाता है। चाइना क्या करेगा, किसी भी कंट्री में जाएगा, वहाँ के जो गवर्नमेंट है उसको बोला कि हम आपको पैसा देंगे डेवलपमेंट के लिए, लेकिन कंडीशन क्या रखेंगे, आपको हम जो पैसा देंगे उस पैसे का जो आप टेंडर निकालोगे, जो डेवलपमेंट का काम दोगे, वो मेरे देश के कंपनी को दोगे, चाइनीज कंपनी को ही दोगे। तो इससे क्या होगा, चाइना पैसा दिया और वापस चाइना ही पैसा ले लिया, और उस कंट्री के पास कर्ज का कर्ज रहा है। तो इसको बोलते हैं डेप्ट ट्रैप पॉलिसी। वो डेप्ट में पूरी तरह से ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है, और बाद में फिर क्या बोलेगा, आपके ऊपर इतना कर्जा हो गया, आप अपने देश का एक ज़मीन को लीज पे दे दो। जैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल श्रीलंका का हैवन टेटा पोर्ट। हैवन टेटा पोर्ट को वो लीज कर लिया 99 ईयर्स के लिए, क्योंकि श्रीलंका के पास पैसा नहीं था, उसको वो डेप्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसा लिया। तो ये सब चीज़ को काउंटर करना इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे चाइना का, इंडिया को काउंटर करने के लिए चाइना क्या लाए हुए है, चाइना का क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पल्स। स्ट्रिंग ऑफ पल्स, इंडिया को मोतियों की माला पहना दो इंडिया को। और इस स्ट्रिंग ऑफ पल्स का पल्स कौन है, हैवन टोटा। हैवन टोटा पोर्ट जो है वो उसका मेन पल्स है स्ट्रिंग ऑफ पल्स का। तो इस तरह से तीसरा क्या है, सस्टेनेबल, अगला क्या, सस्टेनेबल एनर्जी और इसका फाइनेंसिंग। कैसे सस्टेनेबल एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे इंडिया में ही, इंडिया जो 500 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी का टारगेट रखा, तो इसके लिए इंडिया को मोस्टली $3.2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए 2030 तक। तो इतना पैसा कहाँ से आया। जैसे अगर हम देखें तो COP21 जो हुआ था, जिसको कि पेरिस समिट बोलते हैं, इंपॉर्टेंट समिट था, इसमें बोला गया था कि $100 बिलियन का एक फंड बनेगा डेवलपमेंट के लिए, जो आज तक नहीं बन पाया है 100 बिलियन का फंड। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि सस्टेनेबल एनर्जी के लिए फाइनेंसिंग कहाँ से किया जाए। फाइनेंसिंग साथ में टेक्नोलॉजी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री जो है वो टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सारा इशू जो है वो इंडिया को टैकल करना है। तो इंडिया को ये सब कैसे करना होगा, इंडिया इसको बहुत ज़्यादा टैकल करके चलेगा, तो ये इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट हो गया। अब तो इंडिया सबसे पहले क्या करेगा, सारे कंट्री के साथ कंसेंसस बनाकर चलना चाहिए। इंडिया जो है वो कंट्रीज का जो सपोर्ट लेकर कि कैसे रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। बहुत सारे कंट्री इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि रिफॉर्म करना है, जैसे ग्लोबल साउथ कंट्री जो है, ग्लोबल साउथ कंट्रीज इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए बाकी जो कंट्रीज है वहाँ पे डेवलपमेंट प्रोसेस इंडिया को ज़्यादा बढ़ाना होगा, इंडिया को फाइनेंसिंग ज़्यादा करना होगा। जैसे AAGC एक प्रोग्राम था, क्या था ये, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जो कि इंडिया लाया था किसको काउंटर करने के लिए, OBR को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRA, इसको कैंसिल करने के लिए वन बेल्ट, इसको या वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो बोलते हैं चाइना का, इसको काउंटर करने के लिए लाया था एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, इंडिया जापान के साथ मिलकर। तो इसी तरह से बहुत कुछ करने की जरूरत है इंडिया को, ताकि वो धीरे धीरे फाइनेंसिंग पे डेवलप्ड कंट्री को, जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, उनको ये बताने की ज़रूरत है कि आप लोग पहले सब कुछ यूज कर चुके हो, अब आप टेक्नोलॉजी दो, हमें फाइनेंस करो, ताकि हम भी क्लाइमेट चेंज जो है उसको टैकल कर सकें। और जितने जो जैसे आइलैंड कंट्रीज हैं वो डूब रहे हैं,
बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री में क्या है, भूखमरी आ गया है, फूड इनसिक्योरिटी है, तो इससे क्या हो रहा है, रिफ्यूजीज बढ़ रहे हैं, कल्चरल प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सारा कुछ को टैकल करने की ज़रूरत है। ये इंडिया के लिए G20 है। तो ये हम लोग G20 का देख रहे थे। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं अफ्रीकन यूनियन। ये अफ्रीकन यूनियन क्या है, अफ्रीकन यूनियन का कब बना था और इसका क्या कैसे क्राइटेरिया है। तो अफ्रीकन यूनियन में अभी 55 मेंबर्स हैं। टोटल कितने मेंबर्स हैं, 55 मेंबर्स। इसमें ये सबसे पहले ये कब इसका फॉर्मेशन कब हुआ है, ये आपका फॉर्मेशन हुआ है 1963 में। लेकिन 1963 में इसका नाम कुछ और था। उसमें इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी, OAU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। इसके बाद ये धीरे धीरे बात होते होते ये चला और इसका 4 इंपॉर्टेंट ट्रीटी है। सबसे पहला ट्रीटी डिक्लेरेशन कौन सा है, सिरटे डिक्लेरेशन। सिरटे डिक्लेरेशन हुआ था 1999 में और इसी के थ्रू प्रोसेस स्टार्ट हुआ था बनना अफ्रीकन यूनियन का। यहाँ पे प्रोसेस अनाउंस हुआ, पहला सिरटे डिक्लेरेशन यहाँ पे ऑफिशियली लॉन्च हुआ था सिरटे डिक्लेरेशन में। और दूसरा क्या है आपका लोम समिट, ये हुआ था 2000 में। इसमें क्या घोषणा किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूटिव एक्ट, कैसे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, ये सब अफ्रीकन यूनियन के लिए। तीसरा क्या है, लुसाका समिट, ये 2001 में। यहाँ पे रोड मैप तैयार किया गया था अफ्रीकन यूनियन के लिए। और आखिरी में कौन सा था, डरवन समिट, ये 2002 में। और इसी में ऑफिशियली अफ्रीकन यूनियन को लॉन्च किया गया और अफ्रीकन यूनियन ऑफिशियली सामने आ गया। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन 55 मेंबर का कंट्रीज है जो कि पूरे अफ्रीकन यूनियन को कवर करता है। इसका अपना एजेंडा है। जैसे अफ्रीकन यूनियन अपना एक जो डेवलपमेंट रोड मैप है उसका क्या नाम दिया है, अफ्रीकन यूनियन, इसका नाम दिया है अफ्रीकन यूनियन एजेंडा 2063, एजेंडा 2063, ये इसका नाम दिया गया है, एजेंडा 2063। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या है, ब्लूप्रिंट एंड मास्टर प्लान, ब्लूप्रिंट एंड मास्टर प्लान है ये अफ्रीका के डेवलपमेंट के लिए, अफ्रीका को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ग्लोबल पावर हाउस ऑफ द फ्यूचर, इन ट्रांसफॉर्मिंग ग्लोबल पावर हाउस ऑफ द फ्यूचर। मीन्स एजेंडा 26 क्या है, ये इसमें बोला गया है कि हम अफ्रीका को फ्यूचर का ग्लोबल पावर हाउस बनाएंगे, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह अफ्रीका कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया 2018 में। 2018 में अफ्रीका कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया और इस तरह से वहाँ पे पूरे अफ्रीकन यूनियन के लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जैसे आपका यूरोपियन यूनियन है उसी तरह अफ्रीकन यूनियन का ये किया गया। अब इंडिया के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि इंडिया अफ्रीकन यूनियन को बहुत तरह से सपोर्ट किया है और ये इंडिया के लिए ज़रूरत बहुत ज़्यादा अफ्रीकन यूनियन का है, क्योंकि यहाँ पे चाइना जो है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पे अपना पाँव बढ़ा रहा है। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया को बहुत इसका ज़्यादा सपोर्ट का ज़रूरत है। दूसरा क्या है, ग्लोबल साउथ में इंडिया एक अपने आप को लीडर साबित करना चाहता है। इंडिया जो है वो अंडर डेवलप्ड का आवाज़ बनना चाहता है, तो इसके लिए अफ्रीकन यूनियन को आगे लेकर बढ़ना ही होगा। और यूएनएससी रिफॉर्म में अफ्रीकन यूनियन का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अगर अफ्रीकन यूनियन सपोर्ट करता है तो एक साथ 55 कंट्रीज का सपोर्ट हमको मिल जाता है। तो इसलिए अफ्रीकन यूनियन इंडिया के लिए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए इंडिया चाहता है कि अफ्रीकन यूनियन का जो ट्रस्ट है वो ना टूटे और ये भी G20 का मेंबर बन जाए, क्योंकि इससे पूरे अफ्रीकन यूनियन का वॉइस जो है वो G20 में सुनने को मिलेगा। तो ये सारा कुछ हम लोग G20 में अफ्रीकन यूनियन क्यों जरूरी है, इंडिया G20 के थ्रू क्या करना चाहता है, कैसे सारा कुछ
ये सब कुछ हम लोग देखें। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला, कंट्रीज बिलोंग टू G20 ट्रोइका 2023। अब बात आता है कि ट्रोइका होता क्या है, G20 ट्रोइका। तो ट्रोइका में मेनली 3 कंट्री होते हैं। ट्रोइका में 3 कंट्री होते हैं। एक कौन होते हैं, जो पास्ट प्रेसिडेंट, करंट प्रेसिडेंट और फ्यूचर प्रेसिडेंट। यानी कि अभी जैसे मान लो इंडिया अभी प्रेसिडेंट है, ठीक है। इससे पहले कौन था, इंडोनेशिया, और कमिंग प्रेसिडेंट कौन है, ब्राजील। तो ये एक ट्रोइका बन जाएगा। उसी तरह अगर हम बात करें 2022 में ट्रोइका कौन था, तो इससे पहले कौन था, इटली, इंडोनेशिया और इंडिया, ये ट्रोइका थे। अब आगे इसके अलावा फिर आगे कौन होगा, 2024 का में ट्रोइका कौन कौन हो जाएगा, इंडिया, ब्राजील और इसके बाद अगर सऊदी अरबिया है तो सऊदी अरबिया इसका ये ट्रोइका बन जाएंगे। तो अगर हम G20 ट्रोइका 2023 का बात करें तो इसमें कौन कौन होगा G20 ट्रोइका, तो अभी कौन कौन है, ये इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील, ये 3 कंट्री अभी G20 ट्रोइका 2023 हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द G20 समिट। G20 समिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अगर हम G20 समिट का मेन ऑब्जेक्टिव देखें तो G20 समिट किस लिए बनाया गया था, इसका क्या मेन काम क्या है, तो इकोनॉमिक चैलेंजेज एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यही मेन ऑब्जेक्टिव है, इसीलिए G20 का फॉर्मेशन हुआ है। अब अगर हम अगला देखें तो वी इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल द 4 कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20। ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये यूपीएससी इसमें पूछा है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सा कंट्री जो है वो G20 का मेंबर है। अगर हम इसमें देखें तो कौन कौन सा कंट्री होगा, सिंगापुर नहीं है, यहाँ पे वियतनाम नहीं है, यहाँ पे मलेशिया नहीं है, तो अर्जेंटीना, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका और तुर्की है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ए। हु इज द शेरपा ऑफ इंडिया इन G20। अभी G20 में इंडिया के शेरपा कौन है। शेरपा का मतलब क्या होता है, शेरपा एक नेपाली वर्ड है। शेरपा क्या है, एक नेपाली वर्ड है जिसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। ये नेपाल के रिस्पेक्ट में शेरपा वर्ड G20 में रखा गया है, इसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव। तो अभी इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव G20 में कौन है, तो अभी प्रेजेंट में कौन है, अमिताभ कांत है। यानी कि इसका आंसर क्या है, बी। इससे पहले कौन थे, सुरेश प्रभु। इस अमिताभ कांत से पहले सुरेश प्रभु इसके G20 के शेरपा थे। और हर्षवर्धन श्रृंगला भी क्या है, G20 के कोऑर्डिनेटर। इंडिया में G20 हो रहा है तो अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया में G20 के कोऑर्डिनेटर कौन है, तो वो है हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, आई होप सारा कुछ क्लियर हो गया हो। तो ये लास्ट में हम लोग कुछ मेंस का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यूपीएससी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा है, लॉन्ग सस्टेन इमेज ऑफ इंडिया एज ए लीडर ऑफ द ओप्रेस्ड एंड मार्जिनलाइज्ड नेशन हैज बीन डिसअपीयर्ड ऑन अकाउंट ऑफ इट्स न्यू फाउंड रोल इन इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। इसको इलेबोरेट करना मीन्स इंडिया अपने आप को ओप्रेस्ड और मार्जिनलाइज का क्या बोलता है, लीडर बोलता है कि हम ऑप्रेस्ड और मार्जिनलाइज के लीडर हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ समय में ऐसा दिख रहा है कि ये डिसअपीयर हो गया है इन इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर में। इसको इलेबोरेट करना, इसको एक्सप्लेन करना। दूसरा क्या है, कमेंट ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया एज्यूमिंग G20 प्रेसिडेंसी। G20 प्रेसिडेंसी जो इंडिया एज्यूम किया है, इसमें इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है, ये सारा कुछ हम लोग को लिखना है, डिटेल में लिखना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बाकी हम लोग सारा कुछ G20 कैसे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, G20 का क्या सिग्निफिकेंस है, अफ्रीकन यूनियन को इसमें ऐड किया जा रहा है तो अफ्रीकन यूनियन का क्या सिग्निफिकेंस है, अफ्रीकन यूनियन इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ हम लोग देख लें। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम लोग कुछ और देखेंगे। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा, आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स, आज को यहीं स्टॉप।